हम्म। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे पॉलिटी की। और आज हम लोग यहां पर देखिए, इसमें स्टार्ट हम करने वाले हैं 1858। 1861 पढ़ेंगे। 1858 तो हम कल पढ़ चुके थे। तो 1861 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी साथी इसमें मेरे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप कहेंगे सर, इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आप कहेंगे सर, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। देखना भाई कैसी दिख रही है, बैकग्राउंड ठीक लग रहा है आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, बताएं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है? चलिए, तो बैकग्राउंड वाइट ब्लैक ही कर लेते हैं भाई। ब्लैक ही बैकग्राउंड कर लेते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आप ना घबराएं। चलिए, तो हम बैकग्राउंड ब्लैक ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ब्लैक कर लिया, ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, किसकी बात हो रही थी? पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास थोड़ा सा लंबा चल रहा है, लेकिन क्या करें भाई, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। विकास, तो आप कह सकते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप कहेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, ये यहाँ तक। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? मैं इसका टेस्ट भी कराऊंगा आप लोगों को, मैं टेस्ट भी कराऊंगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम 1861। चलिए, सिंपल सी चीजें यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि सर जो 1861 हम लोग पढ़ रहे थे, अब देखिएगा हुआ क्या कि जो संवैधानिक विकास की स्टार्टिंग होती है, या भारतीय संविधान का जो कहते हैं सूत्रपात हुआ या नींव रखी गई, जो स्टार्टिंग हुई वो 1861 के द्वारा की गई थी। अभी तक चार्टर एक्ट चल रहे थे, अब विधायी अधिनियम आ गए, लेजिस्लेचर एक्ट आ जाते हैं। विधायी अधिनियम में जैसे कि 1861 का है, 1892 किसका है, 1892 का है, 1892 के बाद हम लोग 1909 पर चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। हम कहेंगे सर कि जो ये भारत शासन अधिनियम है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या बोलेंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट। आप कहेंगे सर इंडियन काउंसिल एक्ट। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग माय डियर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलें। इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम 1861 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1861। चलिए, अब इसमें क्या किया गया कि सर इस अधिनियम को हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम को जब हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजों ने इस अधिनियम को क्या कहा? तो अंग्रेजों ने इसे भैया नाम दे दिया सहयोग, सहयोग की नीति। क्या नाम दिया जी? आप कहेंगे सर सहयोग की नीति। आप कहेंगे सर इस अधिनियमों को, या इस अधिनियम को अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया? अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा भैया सहयोग की नीति कहा गया। क्या कहा गया? सहयोग की नीति। आप कहेंगे सर सहयोग की नीति। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन किसे कहा गया? आप कहेंगे सर पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन किसे कहा था अंग्रेजों ने? आप मुझे बता देना
कि सर एसोसिएशन, कौन से अधिनियम को कहा गया था एसोसिएशन, या उदार निरंकुशता कहा, क्या कहा, उदार, आप कहेंगे सर उदार निरंकुशता कहा, निरंकुशता, ठीक है, क्या कहा भैया, निरंकुशता। तो ये चीजें आप लोग लिख लेंगे, निरंकुशता कहा था। चलिए, निरंकुशता यानी कि इसे क्या कहा था भैया, इसे कहा बेनेवोलेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेंगे। डिस्पोटिज्म, क्या बोलेंगे इसको, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म यहाँ आएगा नहीं, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूं कि इसके बाद क्या लिखेंगे हम, आप कहेंगे सर डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म कहा, ठीक है, कहा। चलिए, अब इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या किया गया। देखिए, इस अधिनियम में यह व्यवस्था कर दी गई कि भारत के लोगों को अब शासन में शामिल किया जाएगा। इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की जो भारत सरकार थी, जो भारत सरकार थी उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए, आप लोग मुझे बताएंगे, मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं पॉलिटी रटवाऊं नहीं, समझाऊं, समझाऊं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि सर इसके द्वारा क्या किया गया। पहला पॉइंट ये था कि भारतीयों को क्या किया गया, जो इंडियन थे भारतीयों को शासन में शामिल किया गया, भारतीयों को शासन यानी कि गवर्नेंस में शामिल किया गया। आप कहेंगे सर किस में, गवर्नेंस में शामिल किया गया, में शामिल किया गया, क्या किया गया भैया, शामिल कर लिया, ऐड कर लिया, शामिल किया। कौन सा अधिनियम था जब पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, और यहीं से दिखाई देता भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताएं मुझे जल्दी जल्दी से। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये बताइए, इसमें दूसरा पॉइंट ये था, जो केंद्रीय एग्जीक्यूटिव थी या जिसे केंद्रीय कार्यकारिणी कहते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी में जो सदस्य हुआ करते थे उनकी संख्या, आप कहेंगे केंद्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी जिसे हम क्या कहते हैं भैया, कार्यकारिणी, जिसे हम यहां पर आप कहेंगे सर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी जी, सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, आप कहेंगे सर यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि सदस्यों की संख्या, मेंबर्स जो थे, इन सदस्यों की संख्या जो पहले 4 थी, 4 से बढ़ाकर सदस्यों की संख्या कितनी कर दी थी, संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी, 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 कर दी, 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 कर दी। और ये कहा गया कि जो 5वां सदस्य होगा, ये जो इसमें 5वां सदस्य शामिल किया जाएगा, जो 5वां सदस्य शामिल होगा, जो 5वां सदस्य होगा, ये विधि वेदता होगा। कौन होगा, विधि वेदता, कानून का जानकार। विधि वेदता का मतलब होता है जुरिस्ट। कौन होगा, जुरिस्ट होगा। जुरिस्ट का मतलब समझते हैं आप, कानून का ज्ञाता। कौन होगा जी, कानून का ज्ञाता। ऐसा सदस्य जिसे कानून की समझ होगी उसी को जुरिस्ट या विधि वेदता कहा जाता है। तो जो कार्यकारिणी थी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी, इसमें पहले 4 सदस्य थे, अब इन 4 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 कर दी। और 5वां सदस्य ये कहा गया कि 5वां सदस्य अब विधि वेदता होगा, यानी कि कानून का जानकार होगा। अब यहां पर एक चीज और कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसमें जो 5 सदस्य हो गए थे, या ऐसे कह लें कि गवर्नर जनरल की परिषद थी, अब उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 6 या 12 मनोनीत करने का अधिकार किसको मिल गया,
गवर्नर को मिल गया। किसको मिल गया? गवर्नर को मिल गया। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोगों ने समझ लिया होगा, मुझे बताएं किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीजें हैं कि भैया थोड़ा डिटेल में तो जाना ही पड़ेगा, समय भी लगेगा। आई होप आपको आपत्ति भी नहीं होगी कि भाई इतनी क्लासेस क्यों लग रही हैं। आपको तो फायदा ही है जितना ज्यादा मिल जाए, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, अगर मैं यहाँ पर इसको लिख लूं इंग्लिश में तो आप कहेंगे सर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं गवर्नर जनरल। मैं 6 से 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, 6 से 12 सदस्य, यानी कि कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 12, 6 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 से 12 सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, मनोनीत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया। किसको मिल गया? गवर्नर जनरल को मिल गया। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट करने का अधिकार। क्या करने का भैया? नॉमिनेट करने का अधिकार। कि गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर मनोनीत कर सकते हैं। क्या? आप मुझे बताइए, यहां पर आप लोग मुझे बताइए, मनोनीत करने का अधिकार मिला। किसको मिल गया? गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल 6 से 12 सदस्य अपनी परिषद में नॉमिनेट या मनोनीत कर सकता था जिनका चुनाव नहीं होगा। इन्हें बिना चुनाव के ही मनोनीत किया जा सकता था। अब ये जो सदस्य थे ना, ये जो यहां पर सदस्य हैं, ये जो 12 सदस्य हैं, इनका कार्य क्या था? इनका कार्य क्या था? आप कहेंगे सर इनका कार्य ये था, इनके वर्क क्या थे, इनकी ड्यूटीज क्या थी? इनका वर्क ये था गवर्नर जनरल को कानूनी सहायता देना। गवर्नर जनरल को क्या करना? कानूनी सहायता देना, को कानूनी सहायता देना, कानूनी सहायता देना। क्या करना जी? कानूनी सहायता देना। ठीक है जी, सहायता या कानूनी सलाह देना। ठीक है, कानूनी सलाह देना। आप कहेंगे सर कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस देना। कानूनी सलाह मतलब लीगल एडवाइस देना। ठीक है जी, लीगल एडवाइस देना। ठीक है, क्या करना? लीगल एडवाइस देना, लीगल एडवाइस लिखना, लीगल एडवाइस देना। ठीक है, ये इनका काम था। किसका काम था ये? जो गवर्नर जनरल अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करता था। चलिए यहां पर आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आते हैं, यहां पर आप लोगों ने लिखा, अब मुझे बताएं कि इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिल गया। कि कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल आपातकाल के समय, आपातकाल, आप कहेंगे आपात के समय, यानी कि इमरजेंसी के समय, आप कहेंगे आपात यानी कि इमरजेंसी, संकटकालीन, इमरजेंसी के समय क्या कर सकता था? समय अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश को हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलेंगे जी? ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, जैसे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जारी कर सकता था। ये अधिकार भी मिल गया भैया गवर्नर जनरल को, कर सकता था। ये अधिकार कब मिल गया? कर सकता था। तो ये अधिकार मिल गया भैया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब बात ये आ गई सर, ये जो जितनी भी चीजें प्लीज लिखिए, प्लीज इनको लिख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहां तक सिंपल है कि सर गवर्नर जनरल को आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? 1861 के द्वारा मिला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। भैया ये वायसराय जो है, वायसराय तब कहलाएगा जब ये भारत का शासन करेगा, जब ये भारत का शासन करेगा। मैंने कहा था कि गवर्नर जनरल ही वायसराय था।
लेकिन वायसराय तब कहलाता था जब ये भारत में शासन करता था। जब ये ब्रिटिश सरकार के लिए या ब्रिटिश कंपनी के लिए काम करेगा तब ये गवर्नर जनरल ही कहलाएगा। मैं गरीब हूं, मुझे पॉलिटी समझ नहीं आती, वाह क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है भाई। गरीब होने से क्या पॉलिटी समझ में नहीं आएगी? हैं, कैसी बात कर रहे हो आप, ये तो मजाक कर रहे हो हैं। और मैं तो बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं यहां पर। चलिए अब हम बात करेंगे, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम 1892, यहां पर हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कल हमने ये पढ़ा था कि बजट पहली बार 1861 में पेश हुआ था, है ना, कल यही तो पढ़ा था। तो वो 1861 नहीं, उसको 1860 करना कि जेम्स विल्सन ने 1860 में बजट पेश किया था, उसको 1860 कर लेना, ठीक है, 1860 कर लेना कि जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था 1860 में। क्लियर है? अब यहां पर बात करेंगे कि सर इसमें क्या किया गया। जो विधान परिषद थी, विधान परिषद के जो सदस्य थे, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। अब 12 सदस्यों में भी यह कह दिया गया कि कम से कम तो 10 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 16। यानी कि इसके द्वारा क्या किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, नहीं मैंने 60 ही लिखवाया है, मैंने 60 लिखवाया, 62 लिखवाया, बताइए। अच्छा 60 ही पढ़ाया है, फिर तो ठीक है। फिर क्यों भैया एक बच्चा कह रहा है सर आपने 1861 करा दिया, मैंने तो 60 ही लिखवाया है। हाँ मतलब गड़बड़ करवा रहे हो हैं, 60 ही लिखवाया है मैंने, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखा मैंने कितना भरोसा कर लिया आपके ऊपर। एक बच्चे ने मुझसे अभी कहा कि सर कल आपने 1861 लिखवा दिया पहला बजट, और बच्चे कह रहे हैं मैंने 1860 लिखवाया है। अच्छा देखो मुझे कितना भरोसा था उस बच्चे पे कि अगर मेरा बच्चा है तो वो सच ही बोल रहा होगा। हो सकता है मैंने गलती से 1861 लिख दिया हो, लेकिन अब आप सभी बता रहे हैं कि 1860 ही लिखवाया है, फिर तो भाई ठीक है। ऐसी मस्ती मत करो भाई, अगर मैं आप पे पूरा ट्रस्ट कर रहा हूं, आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा हूं, तो ऐसी 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 मस्ती मत करो, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो फिर मस्ती दिक्कत हो जाएगी। 1860 ही लिखवाया फिर तो मैंने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर इसके द्वारा क्या किया गया। जो भैया केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, अब आप लोग जानते ही होंगे भैया केंद्रीय विधान परिषद जिसमें 12 सदस्य थे, केंद्रीय विधान परिषद जिसमें 12 पद सदस्य थे, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ना बोलकर ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। तो इसको मैं यहां पर सेंट्रल लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली को, चलिए ऑल इंडिया लिख देता हूं, क्योंकि पहले भी मैंने ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली लिखी है। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप लोग मुझे बताएं, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, परिषद है ना तो काउंसिल होगा, क्या होगा जी, ये जो है काउंसिल होगा, क्या होगा जी, इसको काउंसिल लिखेंगे, परिषद को काउंसिल। अब ये बताइए काउंसिल कि इसमें कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम, जो पहले 12 सदस्य थे अब उनकी कम से कम संख्या कितनी कर दी, मिनिमम संख्या कितनी कर दी, 10 सदस्य हो सकते थे, 10 सदस्य, एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती थी, एवं अधिकतम संख्या इसमें हो सकती थी 16, अधिकतम संख्या, मैक्सिमम, आप कहेंगे सर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते थे, अब मैक्सिमम कर दिए जी 16, अधिकतम 16 होंगे और कम से कम 10 सदस्य हो जाएंगे। और इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को, जो इंडियंस हैं, इंडियंस को बजट पर क्या हुआ, बजट पर क्या हुआ है मेरे लाल, बजट पर बोलने की आजादी मिल गई, यानी कि प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई। क्या मिल गई जी,
प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई। आप कहेंगे सर इसी अधिनियम के द्वारा भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। किस पर? बजट पर। आप कहेंगे सर किस पर? बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। क्या हुआ भैया? प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। यहां पर आप कहेंगे जी क्या मिला? प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि भैया प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को बजट पर किस अधिनियम के द्वारा? देखिए केवल प्रश्न पूछ सकते थे, भारत को कोई अधिकार था नहीं, भारत को कोई अधिकार था नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पर केवल भारतीय प्रश्न पूछ सकते थे। क्या कर सकते थे? प्रश्न पूछ सकते थे। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कि जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे इनका चुनाव कैसे होता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। कैसे होता था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम प्रणाली शुरू होती है। प्रणाली क्या की गई भैया? स्टार्ट कर दी गई। क्या कर दी गई? स्टार्ट कर दी। ठीक है, स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसमें वोट कौन कौन डाल सकता था? तो इसमें जो वोट डालते थे, जैसे नगर निगम है, जैसे नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिकाएं हैं जिनको म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, जिला बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड के सदस्य वोट कर सकते थे। जिला बोर्ड के सदस्य, जो विश्वविद्यालय है, जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में जो स्नातक थे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो आप कहेंगे सर विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं के जो सदस्य हुआ करते थे वही केंद्रीय यानी कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को चुनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से वोट कर सकते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन कर सकते थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए, ये हमने लिख लिया, किसी को यहां तक कोई आपत्ति, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, बजट पर में भी भारतीयों को बोलने का अधिकार मिला। 3 ऐसे भारतीय थे जो बजट समिति में शामिल किए गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। ठीक है जी, इसको आप लोग पढ़ते चले। आगे बात करते हैं। आगे बात आता है जी, अब किसको हम लोग पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर अब हम यहाँ पर पढ़ लेंगे किसके बारे में? तो हम कहेंगे सर भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। अब ये भी आप लोग लिखिएगा कि सर भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909, अधिनियम 1909 यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट। आप कहेंगे सर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्या यहाँ तक आप लोग पढ़ लेंगे? क्या यहाँ तक आप लोग इसको पढ़ लेंगे? चलिए मुझे बताइए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली कि सर इसे और किस नाम से जानते हैं, अन्य नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर मार्ले मिंटो सुधार कानून। मार्ले मिंटो सुधार कानून। कि भैया मार्ले मिंटो सुधार कानून किसे कहते हैं? सुधार कानून। आप लोग मुझे बताएं कि सर इसे किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे मॉर्ले मिंटो सुधार कानून, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। क्या बोलेंगे इसको? रिफॉर्म एक्ट 1909।
ठीक है। अब यहां पर बात ये आती है कि सर ये कौन था, मार्ले, और मिंटो कौन था। मार्ले हुआ करता था भारत सचिव। कौन हुआ करता था, भारत सचिव। ठीक है। और मिंटो कौन हुआ करता था, भारत का वायसराय। वायसराय। ठीक है, कौन हुआ करता था, वायसराय। ठीक है, ये हुआ करता था वॉयसरॉय। चलिए, क्या हुआ करता था, वॉयसरॉय। अब बात ये आ गई कि इसके माध्यम से क्या क्या चीजें की गई। इसके माध्यम से क्या क्या चीजें की गई, देखिए, ब्रिटेन में एक समिति का गठन किया गया जिसे अरुंडेल समिति कहा गया। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर फरवरी 1909 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। इसीलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार कानून भी कहा गया। अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम पारित हुआ और इसमें कहा गया कि भाई जब 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो चुकी है तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम क्यों नहीं। तो इसी में क्या किया गया, अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जिस चुनाव में आम जनता वोट नहीं करेगी बल्कि नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्ड के सदस्य, विश्वविद्यालय में जो स्नातक कर चुके हैं वो वोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि सर ये पास किसकी, ये जो अधिनियम बना ये इसके लिए सिफारिश किसने की थी, इसकी सिफारिश या रिकमेंडेशन किसने की थी। तो ये अधिनियम किसकी सिफारिश पर पास हुआ, सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन। आप कहेंगे सर इसकी रिकमेंडेशन किसने की थी, सिफारिश किसने की थी, कौन कौन भैया बता देंगे। चलिए मैं ही लिख देता हूं, रिकमेंडेशन की थी भैया किसने, अरुंडेल समिति ने। किसने सिफारिश की थी, आप कहेंगे सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल एक ब्रिटिश अधिकारी था। अरुंडेल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, अरुंडेल समिति। इसकी सिफारिश पर फरवरी 1909 में अधिनियम पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ। और यही अधिनियम क्या हुआ जी, पास हुआ। और जब ये पास हुआ तो इसे किस नाम से जाना गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें, आगे बात कर लें। नोट्स जैसे मैं लिखता हुआ चल रहा हूं वैसे ही लिखते चलो, खत्म हो जाएगी कहानी, है ना, ऐसे ही लिखते हुए चलो। अब बात ये आ गई कि सर अरुंडेल समिति ने सिफारिश कर दी थी, भारत परिषद अधिनियम बन गया है। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। देखिए, मिंटो ने मार्ले को, वायसराय ने सचिव को एक पत्र लिखा कि हम नाग के ऐसे दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण है, हम फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। और मिंटो ने मार्ले को, जो भारत सचिव है मार्ले, उसको एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि हमने जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट कर दी भारत में, मुसलमानों को अलग से चुनाव लड़ने की जो आजादी दे दी भारत में। ठीक है, एक कह रहा रिकॉर्डेड क्लास है ऐसे मत करो प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा शरीर यहां पर पड़ा हुआ है केवल, और मैं बाहर हूं, मैं जो है कहीं बाहर एंजॉय कर रहा हूं, जैसे मैं अमेरिका में चला गया हूं, पहाड़ों पर मैं घूम रहा हूं, यहां पर तो मेरी बॉडी है केवल। चलिए, सचिव को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बहुत लंबा नाम है इसलिए मैंने केवल भारत सचिव लिख दिया। फूट डालो और शासन करो का सिद्धांत यहां पर पड़ा। अब क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा, यानी कि भारत परिषद अधिनियम के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया है भैया, अधिनियम द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई थी। आप कहेंगे सर या उस समय जो संविधान का विकास चल रहा था इसके माध्यम से क्या किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हो गई। ठीक है, यह प्रत्यक्ष हो गई थी। आप कहेंगे सर यहां पर, चलिए अभी प्रत्यक्ष पे भी बात करूंगा, पहले फूट डालो की बात कर लेते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं, पहले फूट डालो की बात करते हैं, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा क्या किया गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली शुरू हो गई।
पृथक निर्वाचन प्रणाली को हमने क्या कहा, हमने कहा भैया सेपरेट इलेक्शन सिस्टम हम कह सकते हैं, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हुई। ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई? निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट की गई, निर्वाचन प्रणाली जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। आप बोलेंगे कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, क्या बोलेंगे जी इसको? आप कहेंगे सर कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। कि सर ये जो इलेक्शन सिस्टम है ये स्टार्ट कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। ठीक है, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई। अलग यानी कि सेपरेट, आप कहेंगे सर सेपरेट इलेक्शन। अलग यानी कि सेपरेट चुनाव की व्यवस्था की गई। चुनाव की व्यवस्था प्रोविजन फॉर द सेपरेट इलेक्शन फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, अब चुनाव में मुसलमानों को अलग कर दिया, यानी कि हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। क्या कर दिया जी? बांट दिया। ठीक है जी, चलिए अब इसमें क्या किया गया, इसी में यह व्यवस्था और कर दी गई कि भारतीय बजट पर बहस कर सकते हैं। भारतीय बजट पर क्या कर सकते हैं? भारतीय बजट पर क्या कर सकते थे? बजट पर बहस यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। बहस जिसे हम डिबेट कहते हैं। क्या कह सकते हैं? डिबेट कर सकते थे। डिबेट या अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब है बिना सूचना के प्रश्न। पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। जैसे कि मान लीजिए ऐसे प्रश्न जिसकी सूचना पहले से ना दी गई हो। मान लो आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसकी सूचना आपने मुझे पहले कभी नहीं दी, तो वो हो जाएंगे अनुपूरक प्रश्न। कि सर बजट पहली बार पेश किया गया था 1860 में, आजादी मिली थी 1858 में, भारतीयों को बजट में शामिल किया गया 1892 में। केवल प्रश्न भारत के लोग पूछ सकते थे, बहस नहीं कर सकते थे, विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। लेकिन 1909 में यह अधिकार भारतीयों को मिल गए कि वो बजट पर बहस भी कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब क्या किया गया, इसी अधिनियम के द्वारा नोट में लिखना, ये नोट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी अधिनियम के द्वारा यानी कि भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो भारत परिषद थी, भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई गई थी। भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल। और आपको पता ही होगा इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य थे? आप कहेंगे इंडिया काउंसिल में तो 15 सदस्य थे। इंडिया काउंसिल में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किसको? आप कहेंगे सर भारतीयों को शामिल किया जाएगा। पहली बार हुआ है ऐसा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें लिखेंगे। अच्छा, प्रथम भारतीय जो इसमें शामिल हुए थे, आप कहेंगे सर इंडिया काउंसिल में, भारत परिषद में प्रथम भारतीय जिनको शामिल किया गया था वो 2 लोग थे। प्रथम भारतीय 2 थे। कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर एक थे केसी गुप्ता, एक का नाम है केसी गुप्ता। ठीक है, केसी गुप्ता। कौन थे जी? केसी गुप्ता। और एक थे सैयद हुसैनी बिलग्रामी या सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्लियर है? अच्छा, इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि भैया
गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी या वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें भी भारतीयों को शामिल किया गया। आप कहेंगे सर वायसराय की कार्यकारिणी में, वायसराय की कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी में किसको, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसराय। आप कहेंगे सर एग्जीक्यूटिव, बेटा कुछ भी नहीं स्किप करूंगा, सारी डिटेल बताता हुआ चलूंगा। एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसरॉय, ठीक है जी, वायसरॉय, एग्जीक्यूटिव ऑफ वायसरॉय में भारतीय को शामिल किया गया। किसको, भारतीयों को शामिल किया गया, को शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया गया। अच्छा, पहले भारतीय किसको शामिल किया, जो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एसपी सिन्हा फुल फॉर्म लिख लेना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और ये वही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जिन्हें भारत में पहले किसी व्यक्ति को लॉर्ड की उपाधि दी गई। लॉर्ड मतलब भगवान, ठीक है। आप कहेंगे एसपी सिन्हा ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन, प्रथम भारतीय जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। किसकी बेटा, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, लॉर्ड की उपाधि दी, ठीक है। क्या मिली, उपाधि मिली, ठीक है। कि पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई थी वो थे एसपी सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल पहले व्यक्ति कौन थे, एसपी सिन्हा। भारत परिषद में शामिल पहले व्यक्ति कौन कौन थे, तो वो दो थे, केसी गुप्ता और भैया सैयद हुसैन विलग्रामी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लेंगे। आगे बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम, सॉरी अब भारत शासन पे चलते हैं। पेन को पतला कर लूं यार, बहुत पतला पेन है, और ज्यादा पतला करूंगा फिर राइटिंग खराब हो जाएगी। चलिए यहां पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं। लिख लिया यहां तक, चलिए बताएं। हाँ बिल्कुल शिवम भैया। अच्छा आप लोग बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में, इतना इतना मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ। चलिए सर जी मैं फिर नोट्स कैसे बनाऊं, भैया जैसे मैं लिखता हुआ चल रहा हूं वैसे ही नोट्स बनाते चलो। बस रिवीजन करने में आपको क्या होगा कि भैया कि भारत परिषद अधिनियम 9 के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं कर दी गई, ऐसे कर दी गई, ये सारी चीजें दे दी गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आता है भारत शासन अधिनियम। अब यहां पर भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आ जाएंगे। भारत सरकार कह लें या भारत शासन कह लें एक ही बात है। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जाना जाएगा। देखिएगा अब इसे, इसका दूसरा नाम क्या है, आप कहेंगे सर मोंटेग्यू, आप कहेंगे सर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड सुधार कानून, सुधार कानून, ठीक है। रिफॉर्म, आप कहेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, यहां पर क्या क्या प्रावधान किए गए, देखिए इसमें क्या क्या चीजें हो गई। जब ये अधिनियम आया तो इसमें यह कहा गया कि जो उत्तरदायी शासन की बात होगी, क्योंकि अब भैया यहां पर अधिकार भारत सरकार की बात हो गई, तो यह कहा गया कि पहली बार भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया गया। यानी कि साइड में हो जाया करूं, लीजिए भैया लीजिए, लीजिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए
देखिए इसमें क्या कहा गया, ये कहा गया कि जो सरकार है उत्तरदायी शासन करेगी, यानी कि उत्तरदायी शासन की बात यहां पर हो गई। दूसरा ये कहा गया कि भैया भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियन बनाया जाएगा, यानी कि स्वराज की स्थापना की जो बात आती है सामने कि स्वराज या इंडिपेंडेंट डोमिनियन की जो बात होगी कि भाई पहली बार स्वराज की बात किसमें हुई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार स्वराज की बात हुई थी। इसी अधिनियम के द्वारा जो भारत सचिव था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, अब उनके सदस्यों को कम किया जाएगा कि कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 12। जिनकी संख्या पहले 15 थी, अब उनकी संख्या को कम से कम 8 कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 12। ठीक है, चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सर, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भारत सचिव जिसे इंग्लिश में सेक्रेटरी आप कहेंगे सर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बताइए कितना बड़ा नाम है इसका, फॉर इंडिया, और हिंदी में केवल भारत सचिव है। के सदस्यों की संख्या कम से कम, सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या कम से कम, यानी कि मिनिमम कितने रह सकते हैं? ये मिनिमम संख्या कितनी हो सकती थी? मिनिमम संख्या हो सकती थी 8, और अधिकतम संख्या कितनी कर दी थी? और अधिकतम कितने हो सकते थे? ये अधिकतम मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती थी? मैक्सिमम हो सकती थी 12। कितनी? 12 हो सकते थे, या सदस्यों की संख्या कर दी गई। अब इनके वेतन की बात आएगी, इनके खर्चों की बात आएगी कि सर जो भारत सचिव और उसके सदस्य थे ना, इनका वेतन यानी कि इनके खर्च कहां से किए जाएंगे? इनके जो खर्च हैं, इनके जो एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर आप कहेंगे सर, खर्च या एक्सपेंडिचर ये कहां से होंगे? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंडिचर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि भारत सचिव और उसके सदस्यों को जो वेतन दिया जाता था 1793 के द्वारा, वो कहां से दिया जाता था? वो भारत के राजस्व से दिया जाता था, रेवेन्यू ऑफ इंडिया से दिया जाता था। लेकिन अब इनका खर्च कहां से दिया जाएगा? आप कहेंगे सर ब्रिटिश रेवेन्यू से, ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ब्रिटिश राजस्व आप कहेंगे सर कहां से? ब्रिटिश रेवेन्यू से। आप कहेंगे सर कहां से? ब्रिटिश रेवेन्यू से होगा। ब्रिटिश रेवेन्यू से अब इनका खर्चा यानी कि वेतन भत्ते सब इनके ब्रिटिश राजस्व से होंगे। तभी तो इनकी संख्या 15 से घटाकर कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 कर दी। जब भारत के रेवेन्यू से दिया जाता था तब संख्या इनकी 15 थी। समझ रहे हो बेटा? याद करने में समस्या होगी तो 2 से 3 बार इनको लिख कर देखना, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी संख्या कम हो गई और भारत सचिव की सहायता के लिए हेल्प के लिए एक नया पद बना दिया। हेल्प के लिए बेटा एक नया पद बना दिया गया जिसे कहा गया हाई कमिश्नर। यानी कि भारत सचिव की सहायता के लिए भारत में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। किसकी? हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। आप कहेंगे सर किसकी नियुक्ति की गई? कमिश्नर। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई थी? आप बताएंगे सर हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति ठीक है जी। चलिए ये हमने लिख लिया, ये सारी चीजें हमने लिख ली, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं कि सर हाई कमिश्नर की नियुक्ति हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये किसके द्वारा चल रहा है मामला सब? आप कहेंगे बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब ये भी आप बताएंगे कि सर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया।
कि सर कौन से अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? वोट का अधिकार, राइट टू वोट, अधिकार किस अधिनियम के द्वारा राइट टू वोट? आप कहेंगे सर फीमेल को राइट टू वोट दिया गया है, तो वो दिया गया किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और ये अधिकार मिला कब था? अधिकार मिला है कब? 1921 में। ये अधिकार मिला कब था? 1921 में। लेकिन इस अधिकार का सबसे पहले प्रयोग 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। ठीक है, आप कहेंगे सर 1921 में ये अधिकार मिला, लेकिन पहली बार वोट का प्रयोग 1926 में किया गया है। तो अधिकार मिलने से संबंधित ही पूछा जाता है, तो अधिकार मिल गया 1921 में। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग, सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, कि भैया ये बताइए पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनाया गया था? पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और ये कब की गई थी सिफारिश पर? आप कहेंगे सर 1926 में। सिफारिश पर 1926 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है जी, क्या हो गई? स्थापना। यानी कि जिसे आज की डेट में हम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी पढ़ते हैं, उसकी सिफारिश ली कमीशन ने की थी। कब? 1926 में स्थापना हुई, जिसका पहला अध्यक्ष बना था रोज वॉकर। कौन बना था? रोज वॉकर। चलिए कि सर ये बताइए महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। कि महिलाओं को पहली बार वोट कब मिला? 1921 में। लेकिन इन्होंने पहली बार वोट दिया कब? 1926 में। ठीक है, लेकिन हमेशा पूछा जाता वोट कब मिला, तो वोटिंग राइट मिले 1921 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी, जिसकी सिफारिश की थी ली आयोग ने। सिफारिश किसने की थी? ली आयोग ने की थी सिफारिश। ठीक है, और स्थापना हो गई थी जी 1926 में। कब हो गई थी? 1926 में। बेटा अभी तो कोर्स ही स्टार्ट हुआ, आप कह रहे हो कब खत्म हो जाएगा? अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। ठीक है, अभी तो आज शायद 5वीं क्लास है। अगर अभी पूछोगे कैसे खत्म हो जाएगा भाई, है? चलिए ये हमने पढ़ लिया, 40 क्लास के आसपास लग जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लिए। अब जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हुई थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हुई थी, अब उसको बढ़ा दिया गया था। इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया। निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया, यानी कि निर्वाचन प्रणाली को क्या कर दिया? बढ़ाया, एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब इसमें पहले मुसलमान शामिल थे, अब मुसलमानों के अलावा और कौन कौन शामिल हो गए? तो पहले मुसलमान तो पहले से ही थे, इसमें सिख भी शामिल कर दिए। सिख, ईसाई, इसमें क्रिश्चियन भी शामिल कर दिए। कौन शामिल कर दिए? ईसाई भी इसमें शामिल कर दिए। इसमें आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन भी शामिल कर लिए। आंग्ल भारतीय भी शामिल कर लिए। इसमें यूरोपियन भी शामिल कर लिए। कौन? यूरोपियन। आप कहेंगे सर इसमें यूरोपियन भी शामिल कर लिए। यूरोपियन भी इसमें भैया क्या कर लिए? शामिल कर लिए, को शामिल कर लिया। ठीक है जी, क्या कर लिया? शामिल कर लिया। 1909 में केवल सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में हिंदुओं से मुसलमानों को अलग कर दिया। अब भैया मुसलमानों के साथ सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, यूरोपियन को भी शामिल कर लिया। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है एंग्लो इंडियन। ऐसे अंग्रेज जो भारत में आकर बस गए, भारत में रहने लग गए, वो आंग्ल भारतीय कहलाए। क्या कहलाए? आंग्ल भारतीय कहलाए। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो जाता है। क्या हुआ जी? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में आप कहेंगे सर द्वैध शासन क्या लागू हो जाता है जी? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या है?
द्वैध शासन जिसे हम बोलते हैं डीआरकी, कि सर जो डीआरकी है, डीआरकी सिस्टम लागू हो जाता है। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में डीआरकी सिस्टम लागू किया गया था? द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू कर दिया। और इसी के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी कि भैया द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था, तो आप लोग मुझे बताएंगे द्विसदनीय व्यवस्था, वाई कैमरल सिस्टम, वाई कैमरल सिस्टम, कैमरल सिस्टम यानी कि एक भैया उच्च सदन और एक निम्न सदन होगा, 2 सदन होंगे, सिस्टम स्टार्ट हुआ। क्या हुआ जी? स्टार्ट हुआ। अब जैसे पहले क्या था? केवल केंद्रीय विधान परिषद थी। क्या था जी? पहले केंद्रीय विधान परिषद थी। यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था। आप कहेंगे सर पहले केवल क्या थी? आप कहेंगे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहते थे, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम क्या बोलते थे? विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। अब इसके स्थान पर क्या आ जाता है? के स्थान पर क्या कर दिया गया भैया? स्थान पर राज्य परिषद क्या बना दिया? राज्य परिषद बना दिया। राज्य परिषद जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा है, ठीक है, क्या बना दिया इसे? काउंसिल ऑफ स्टेट बना दिया। क्या बना दिया इसे? दिख रहा है, इसे बना दिया काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट्स, राज्यों की परिषद, राज्य परिषद बना दिया। एवं केंद्रीय विधानसभा बना दिया। क्या बना दिया? एवं केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। पहले केवल एक केंद्रीय विधान परिषद थी, अब भैया राज्य परिषद हो गई और केंद्रीय विधानसभा हो गई, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे सर, ये तो उच्च सदन था, ये उच्च सदन था, अपर हाउस हुआ करता था, ये अपर हाउस था उस समय, अपर हाउस, ठीक है, और ये था भैया लोअर हाउस। ये क्या था जी? लोअर हाउस था, ठीक है, लोअर हाउस। अच्छा, इसमें सदस्यों की संख्या थी 145। 145 में से 104 भैया कहां से थे? ये भैया क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। इनका होता था निर्वाचन, निर्वाचित होते थे, इलेक्टेड होते थे। और 41 होते थे मनोनीत। 41 कौन होते थे? मनोनीत होते थे। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना था? कार्यकाल था जी 5 वर्ष, ठीक है। इसमें 60 सदस्य थे, जिसमें 33 निर्वाचित थे, 33 निर्वाचित थे, नहीं मनोनीत थे। 33 कौन थे? मनोनीत थे, मनोनीत। और 27 निर्वाचित थे। कौन थे? निर्वाचित। चलिए, 27 निर्वाचित थे। और इनको भी बांट दिया था 13 और 14 में। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं सारी चीजों को लेकर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लोअर हाउस को निम्न सदन कहते हैं भैया, निम्न सदन, ठीक है जी, निम्न सदन। तो ये चीजें आप लोग यहां पर लिख लें। अब ये सारी चीजें हो गई भैया, किसी को कोई दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया था। अभी समय में लिखवा देता हूं कि इसी के द्वारा क्या किया गया, इसी के द्वारा प्रांतीय विषय 2 भागों में बांट दिए। प्रांतीय विषय 2 भागों में बांटे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट 2 भागों में बांट दिए। कौन कौन से भाग हो गए थे? 2 भागों में। तो आप कहेंगे सर 2 भागों में बांट दिए थे। एक बना दिया था जी आरक्षित, रिजर्व्ड। आरक्षित विषय कौन कौन से थे? आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आप कहेंगे जैसे न्याय, जैसे कि वित्त, फाइनेंस, जैसे कि रक्षा, ये सब आरक्षित हो गए, ठीक है। जैसे पुलिस, ठीक है। अब भैया
इसमें जो हस्तांतरित थे, हस्तांतरित, हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर्ड विषय, कौन से विषय, ट्रांसफर्ड विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप कहेंगे सर स्वास्थ्य, ठीक है, ये डाल दिए थे हस्तांतरित में, ठीक है। चलिए तो इनको आप लोग भैया लिख लीजिए। हाँ जी, इसमें राजस्व भी लिख लेना, इसमें और क्या लिख लेना, रेवेन्यू, राजस्व, ठीक है जी, राजस्व। चलिए राजस्व, रेवेन्यू, तो ये हमारी यहां पर बात हो गई। कलम पढ़ेंगे, कलम भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे, 1947 स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, हम अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे, ठीक है, क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। मनोनीत का मतलब होता है जिनका चुनाव ना किया जाए, बस केवल उनको, ना 26-34 नहीं ना, ये बहुत सारी जगहों पर दिया है 26, ये 34 और ये 26 ना। आप चाहे तो गूगल सर्च कर लेना, चाहे तो आप अच्छी अच्छी वेबसाइट सर्च कर लेना, यहां पर जो है ना ये 34 नहीं होगा, 33 होगा और ये 27 होगा, ठीक है, ये आप समझ जाना। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।